तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं पहले ही अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं विश्व में योगा की पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। थैंक यू। थैंक यू। चलिए चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हम स्क्वेनेस और कर्टोसिस पढ़ रहे थे, ये 2 वर्ड थे ना, ठीक है। तो ये जो लास्ट टाइम जो इस पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन था रिसर्चर, ये दिख रहा है, स्लाइड विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। तो ये जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था रिसर्चर एडमिनिस्टर्स एन अचीवमेंट टेस्ट टू असेस एंड इंडिकेट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन हिज और हर स्टडी. The distribution of scores of the test is found to be negatively skewed. On the basis of this, what can be stated with regard to the difficulty level of the test? ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक रिसर्चर है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना चाहता है अपने स्टडी का। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम योगा ही मान लेते हैं, क्योंकि योगा ही हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जो उसका स्कोर आता है वो निगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, निगेटिवली स्क्यूड है। तो अब पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, उस टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। अगर स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड है, तो उस टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। ये नेट The test is very difficult. when the test ना on the basis of this what can be stated। देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, ये सीधा भी पूछा जा सकता था कि ये टेस्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इसको घुमा फिरा के बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन बी स्टेटेड विथ रिगार्ड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। तो डिफिकल्टी लेवल जो है ये बोला गया है कि इस टेस्ट के बारे में क्या बोला जाएगा। अगर ये टेस्ट निगेटिवली स्क्यूड आ रहा है तो इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। ठीक है, कि टेस्ट करना फिर very इजी difficult होगा होगा। शायद ना, फर्स्ट वन रहेगा। हाँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। तो एक तो बोल रहा है कि टेस्ट इजी है, एक बोल रहा है टेस्ट डिफिकल्ट है, एक बोल रहा है टेस्ट इजी भी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है इन दोनों में। एक बोल रहा है कि टेस्ट इज इजी बट नीड नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन वर्ड हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, पहले हम ये 3 ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसी 3 ऑप्शन में से एक आंसर है आपका। अब मुझे ये बताइए कि जब हमने कल स्क्यूनेस पढ़ा था, तो स्क्यूनेस में हम कितने तरह का स्क्यूनेस पढ़े थे? मैम 2 2 पढ़े। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्चुअली एक नॉर्मल बेल कट होता है, ठीक है, ऐसे होता 2 ही है। कौन कौन सा था? मैम पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। वेरी गुड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि एक रिसर्चर है, वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना चाहता है अपने स्टडी में। ठीक है, और वो जब स्कोर निकाला, तो वो अपने स्कोर में पाया कि जो उसका जो बेल मतलब जो बेल शेप जो उसका आया है, स्क्यूडनेस मीन्स होता है तिरछा आ रहा, इसको तिरछापन को इसको बोलते हैं स्क्यूडनेस। ठीक है ना, तो वो निगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, निगेटिवली स्क्यूड किधर होगा, राइट होगा कि लेफ्ट होगा? मैम लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा, लेफ्ट। राइट होगा। मैम हाँ, मतलब राइट लेफ्ट होगा, साइड ऑफ द राइट। ग्राफ होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ पे होगा ना, ये बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये होगा, देखिए अगर निगेटिवली स्क्यूड है, तो इसको मैं अभी आपको बता देती हूँ फिर से, इसको एक बार फिर से ये करती हूँ इसको। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन बी स्टेटेड विथ रिगार्ड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इसको हम ना एक बहुत ही छोटे, इसको देखिए मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। अच्छा ये बताइए कि टेस्ट इजी था, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप कहते हैं कि कोई टेस्ट इजी देखिए है। कल आपने तो ऐसे बताया था कि जब पॉजिटिव साइड में आएगा ग्राफ के तो फिर वो मतलब जो स्टूडेंट्स है वो वीक हैं, और अगर नेगेटिव साइड में आएगा तो स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रांग हैं।
तो उस हिसाब से मतलब हमने बोला कि अच्छा ठीक है, अभी मैं इसी क्वेश्चन से आपको पूरा इसको समझा दूंगी। स्कूनेस, अब कल की क्लास को भूल जाइए, आज की क्लास में हम फोकस करते हैं इसी क्वेश्चन पे। मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि स्कूनेस और कर्टोसिस क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर टेस्ट इजी है तो कैसे इजी है, कैसे पता चलेगा कि टेस्ट इजी है? ऐसा क्या हो जाता है टेस्ट में जो लगता है टेस्ट इजी है? अगर आप किसी टेस्ट को बोलते हैं कि टेस्ट इजी है, ठीक है, तो ऐसा क्या होता है टेस्ट में? उसके नंबर से ही पता चलता है ना आपको। अगर नंबर सबको ज्यादा आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट इजी है। यही होता है ना। अगर डिफिकल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था। तो ऑब्वियस का बात है कि अगर टेस्ट डिफिकल्ट था तो आपको नंबर भी कम आएंगे। जी मैम। समझ रहे हैं ना। अगर हम किसी को टेस्ट को बोलते हैं, आपने टेस्ट दिया, आपका भी टेलीग्राम पे टेस्ट होता है, तो आप बोलते हैं ना इजी है, बहुत इजी था टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोरिंग टेस्ट था। इजी कहने का मतलब है कि आपका स्कोर ज्यादा आएगा उसमें, और डिफिकल्ट कहने का मतलब है कि सबको कम नंबर आएंगे। ठीक है, यही होता है ना। हम जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। ऐसा कोई तो नहीं है जिसको क्वेश्चन, देखिए इसी क्वेश्चन से ही मैं आपको ये बताऊंगी क्या होता है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना, कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब ये लेफ्ट साइड में आएगा क्या? अभी मैं बता देती हूँ, अभी जो मैं पूछ रही हूँ बस इतना बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको। क्योंकि देखिए फिर बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं अभी आपको बता दूंगी स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या हो। एक बार क्वेश्चन समझा अच्छा समझा ठीक है, दीजिए, मैं थोड़ा लेट जाऊंगी। अच्छा ठीक है। देखिए एक रिसर्चर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है इफेक्ट देखना चाहता है अपने स्टडी में। ठीक है, तो जो उसका स्कोर आया, जो वो डेटा कलेक्ट करके लेके आया था, जो उसका स्कोर आया, ठीक है, तो उससे पता चला कि जो स्क्यूडनेस आ रहा है वो निगेटिव स्क्यूड है। ठीक है, वो नॉर्मल बेल कर्व नहीं है, वो निगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, और तो फिर वो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि वो निगेटिवली स्क्यूड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन बी स्टेटेड विथ रिगार्ड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। ठीक है, अब अगर आपका जो है ये स्क्यूड आया है, निगेटिवली स्क्यूड आया है, तो इस बेसिस पे आप टेस्ट को क्या क्या बोलिएगा, उसके डिफिकल्टी लेवल को क्या बोलिएगा? टेस्ट को इजी बोलिएगा, टेस्ट को डिफिकल्ट बोलिएगा, टेस्ट को जो है इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, या टेस्ट इज इजी बट एंड नीड नॉर्मलाइजेशन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन को मत देखिए, चौथा ऑप्शन मैं आपको लास्ट में समझा दूंगी। ये जो 3 ऑप्शन है, वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट, नाइदर इजी, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए हम लोग इससे ये समझते हैं। देखिए मैं आप जल्दी जल्दी में बना नहीं पाई, मैं इसी पे समझा देती हूँ आपको। देखिए मान लीजिए, अच्छा सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सबको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ द टाइम्स वो जो वेव्स आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है कि वाई वाई एक्सिस पे होता है? वाई। एक्स पे ही होगा, पॉजिटिव ही होता है हमेशा। देखिए ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, जो चीज बार बार होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ई और एफ तक है। ये कौन है? स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें जो मार्क्स है, इनके जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं, टेस्ट का जो हाईएस्ट मार्क था वो था 5, 1 से 5 तक का टेस्ट था। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ इतने स्टूडेंट है। 5। ठीक है, 5 स्टूडेंट हो गए आपके, और 5 मार्क्स का आपका टेस्ट आया है। अब मान लीजिए किसी को कितना आया, 1 आया।
किसी को दे दीजिए 5 आया, इसको दे दीजिए 2 आया, इसको भी दे दीजिए 2 आया, ठीक है। इसको दे दीजिए 3 आया, ठीक है। इसको भी दे दीजिए, इसको दे दीजिए 4 आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए कितने स्टूडेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट है। तो यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी आता है ना, ये नंबर का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, जैसे 1 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 2 का कितनी बार हुआ है, 3 का कितनी बार हुआ है, 4 का कितनी बार हुआ है। तो जो नंबर ऑफ, जैसे 2 का 2 बार हुआ है तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो बार बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए मार्क्स कहाँ आएंगे, जैसे 1 to 5 मार्क्स है तो मार्क्स कहाँ पे करेंगे हम डिनोट ग्राफ में? वाई एक्सिस पे। हाँ, वाई एक्सिस पे। वेरी गुड, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे आपका डिनोट होगा, कितना कॉलम बनेगा मार्क्स के लिए, 1 2 3 4 6 कॉलम्स। 5 तक का है ना, 1 to 5 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, तो देखिए अब जैसे कि है यहाँ पे ऐसे ही होता है ना। देखिए एक्चुअली जी इससे मैम। लिखने में बन नहीं पा रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, मार्क्स आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 1 जो है कितने स्टूडेंट को मिला है, 1 को ही मिला। देखिए ये स्टूडेंट है, 1 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो 6 होगा ना, कि F तक है? ठीक है, चलिए इसको F तक कर देते हैं, 6 तक है, ठीक है। और ये क्या है नीचे, मार्क्स। मार्क्स है, तो अब देखिए ए को कितना नंबर आया, एक मार्क्स किसको किसको आया है, सिर्फ एक जन को आया है, एक मार्क्स, ठीक है। तो हम एक ही ऐसे ऐसे कर दिए। बी को कितना आया, ये 2 मार्क्स कितने को आया है, 2 2 को आया, तो BC 2 पे कर दिए, ठीक है, ये 2 के बराबर हो गया। सी को कितने, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए 3 कितने कितने को आया है, हम 3 एक को कितने आया को आया है, एक को। सिर्फ एक को आया है, ठीक है। ऐसे यहाँ एक नहीं आना चाहिए, चलिए कोई नहीं, एक जो है एक एक को आया है, 4 भी जो है एक को आया है, 5 भी जो है एक, मैम नंबर ऑफ जो एबीसीडी वाला है वो वाई एक्सिस पे आएगा और मार्क्स अब मुझे लगता है एक्स एक्सिस पे आएंगे ना। मैम ये एक्सिस मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको तो एक्स बोलते हैं, जो ऊपर वाला वर्टिकल होता है उसे वाई हाँ नहीं बोलते? हाँ जी अच्छा, मैम। ऐसा भी ये है, और एक्सिस का नाम अलग है। इंडिपेंडेंट एक्स पे होता है, डिपेंडेंट जो होता है वो वाई पे होगा, मतलब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी। देखिए ये ना मैं आपको यस ये। समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, ये जो ग्राफ मैं आपको बना रही हूँ ना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये मतलब ये जब भी ग्राफ कैसे, यानी तो देखिए स्क्यूनेस कैसे आएगा, जैसे कल हम पढ़े थे स्क्यूनेस, यानी तो ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा, या नहीं तो इस तरफ आएगा, ऐसे ही होगा ना। ये लेफ्ट हो गया आपका, अगर हम मार्क्स देख रहे हैं, ठीक है, तो मार्क्स जो है ज्यादा किधर है, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, मार्क्स अगर मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हम मार्क्स देख रहे हैं तो मार्क्स किधर है ज्यादा, राइट की तरफ आ रहा है कि लेफ्ट की तरफ आ रहा है, राइट राइट। राइट की तरफ आ रहा है। तो अगर जो है स्क्यूनेस राइट की तरफ आ रहा है, अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा था हमने कि इसका क्या है, निगेटिवली स्क्यूड, यही था ना। तो अब ये राइट की तरफ, एक मिनट, अब ये जैसे कि राइट की तरफ क्या है आपका, निगेटिव होता है, और लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है,
ये देखिए, ये जो है, ये मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आई थी आपके लिए। जो राइट स्क्यूड होगा वो नेगेटिव होगा और जो लेफ्ट स्क्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर राइट स्क्यूड जो है निगेटिव हो रहा है, और इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये निगेटिवली स्क्यूड है। तो मैम अब इसका कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव से, मतलब जो ग्राफ के पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से। नहीं नहीं, बस वो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि जो स्क्यूनेस है ना, ठीक है, अगर राइट की तरफ जाता है, अगर इधर की तरफ जाता है तो क्या है, मार्क्स ज्यादा आएंगे ना। राइट की तरफ अगर जाता है तो निगेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे राइट। देखिए, दो दो चीज समझिए यहाँ पे, निगेटिव का मतलब हो गया राइट साइड। ठीक है, मैम यहाँ पे अपोजिट होता है ना, आपने बोला नेगेटिव का राइट हो गया तो अपोजिट हो गया नॉर्मल उससे। नहीं देखिए, कल जो एग्जांपल मैं बताई थी वो किसी और बेसिस पे मैं बता रही थी कल आपको, आपने थोड़ा कुछ लेकिन अलग बताया था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन कल की क्लास आप भूल जाइए, कल की क्लास अभी मत मत याद रखिए। ये क्वेश्चन के बेसिस पे बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको समझने का जो है ये है, मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि आपको समझना कैसे है। ठीक है, कल की चीजों को अभी दिमाग में मत मत रखिए, क्योंकि कल मेरे दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल चल रहा था, उस बेसिस पे मैं बता रही थी। आज मैं आपको ये क्वेश्चन के बेसिस पे बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे बता रही हूँ। तो अब ये बताइए कि निगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या हो गया, राइट साइड। जब भी इसको उल्टा याद रखिए कि कोई भी चीज राइट होता है तो उसको पॉजिटिव ही बोलते हैं, हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, जब भी निगेटिव स्क्यूड होगा तो राइट होगा। ठीक है, अब ये राइट स्क्यूड है, तो राइट स्क्यूड में जो है निगेटिवली स्क्यूड का मतलब हो गया राइट। जब ये राइट साइड में जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं। जब राइट साइड की तरफ स्क्यूड होगा, देखिए इसको, देखिए जब राइट साइड की तरफ स्क्यूड होगा, जब इस साइड की तरफ स्क्यूड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ज्यादा है। देखो अगर ये सिंपल ऐसे होता, ठीक है, तो यहाँ मीन मीडियन मोड ये सब बीच में आता, ये नॉर्मल बेल सर सॉरी नॉर्मल बेल कर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तब इधर भी बराबर था और इधर भी बराबर था। ठीक है, लेकिन अगर जो है ये राइट साइड स्क्यूड हो रहा है ऐसे करके, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, तो राइट साइड नंबर क्या है हमारा, ज्यादा है ना। नंबर्स किधर ज्यादा आएगा आपका, राइट साइड ज्यादा आएगा या लेफ्ट साइड ज्यादा आएगा, राइट राइट मैम, राइट साइड ज्यादा आएगा राइट ना। साइड को इंक्रीज हो रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से शुरू हुए तो टेस्ट इजी है, अगर नंबर ज्यादा आएगा तभी तो टेस्ट इजी है ना। अगर मान लीजिए नंबर कम आता, लेफ्ट साइड होता, तो टेस्ट हार्ड हो जाता ना। फिर अगर राइट साइड स्क्यूड हो रहा है, अगर ये राइट साइड से देखिए, अगर नॉर्मल होता तब तो फिर दोनों तरफ बराबर होता, लेकिन अगर ये राइट से थोड़ा सा भी ये हो रहा है, जैसे राइट से मान लीजिए ये ऐसे स्क्यूड हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड से स्क्यूड हो रहा है, क्योंकि इधर तो बराबर ही है, लेफ्ट से स्क्यूड नहीं है, राइट से स्क्यूड है। तो राइट साइड में नंबर ज्यादा आ रहे हैं ना आपके, इधर तो नंबर 1 2 3 ही है आपका, लेकिन इधर तो 4 5 नंबर है ना। यस मैम, बढ़ता हुआ चला चला जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यस मैम, तो ये जो है आपका, ये अगर राइट साइड होता है तो आपका ये निगेटिव हो गया। तो उसमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि निगेटिव स्क्यूड है, इसका मतलब राइट साइड है, तो इसका मतलब बच्चों को क्या है, बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं उसमें। अगर निगेटिवली स्क्यूड है तो राइट साइड है, और राइट साइड का मतलब है कि बच्चों को नंबर ज्यादा आए हैं। तो नंबर ज्यादा आए हैं तो उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कम होगा मैम, इजी होगा ना। टेस्ट इज इजी। तो ये क्वेश्चन, ये 2 3 बार इसका क्वेश्चन आया है स्क्यूनेस का। कर्टोसिस का मैं अभी तक क्वेश्चन नहीं देखी 1 साल पहले तक वाले में, लेकिन स्क्यूनेस का क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछते कि राइट साइड है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड है तो क्या होगा। तो बस आपको देखिए, नेट के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बस इतना समझिए कि अगर राइट स्क्यूड लिखा है तो निगेटिव होगा, और लेफ्ट स्क्यूड लिखा है तो पॉजिटिव होगा। अगर उसमें लिख रहा है कि ये राइट स्क्यूड है, ठीक है, तो राइट स्क्यूड में क्या हो रहा है, नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये पूछता कि जो रिसर्चर है,
यहाँ पे कोई क्वेश्चन और होता, मान लीजिए यहाँ रिसर्चर नहीं होता, यहाँ क्लास टेस्ट के बारे में बोल देता कि एक टीचर ने क्लास टेस्ट लिया और जो इसको स्कोर आया वो निगेटिवली स्क्यूड था, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ही, ये बार बार जब भी क्वेश्चन आया है स्क्यूनेस का, ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर राइट स्क्यूड है तो निगेटिव है, लेफ्ट है स्क्यूड है तो पॉजिटिव है, ठीक है। और हमेशा ये टेस्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन आया है, इजी और हार्ड के बेसिस पे, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया है वो। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन घुमा हुआ है, एक सिंपल चीज उसको पूछना था कि जो है अगर देखिए ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता था कि अगर राइट स्क्यूड है तो टेस्ट मार्क्स कैसा होगा, इतना घुमाना फिराना नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका ये आया, तो वो कंफ्यूजन के लिए देते हैं वो लोग। आप बस बाद में जब भी ध्यान रखिएगा तो ये स्क्यूड में राइट और लेफ्ट याद रखिएगा। राइट हो गया निगेटिव, अगर राइट की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब चीज बढ़ रही है, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ हो रहा है, अगर मान लीजिए इस तरफ मार्क्स बढ़ रहा होता, ठीक है, इस तरफ स्क्यूडनेस इधर की तरफ होता तो क्या होता, टेस्ट में नंबर फिर कम आ रहे हैं ना, क्योंकि इधर तो जो है जो नॉर्मल कर्व है ये, ठीक है, इधर तो नंबर कम है ना। अगर लेफ्ट साइड स्क्यूनेस होता तो इधर तो नंबर कम है, तो क्या होता, टेस्ट टफ होता ना। लेकिन स्क्यूनेस Yes, ma'am. किधर आ रहा है, जिधर नंबर ज्यादा है। तो जिधर नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब अगर राइट स्क्यूड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट इजी था। समझ रहे हैं, आ रहा है यहाँ समझ तो में सबको? निगेटिव क्यों बोलते हैं? ध्यान में रखना है, बाकी सब एज इट इज ही है। देखिए जैसे ये रिसर्च में है, अब इसको क्यों निगेटिव इसको क्यों पॉजिटिव बोलते हैं, देखिए ये मुझे भी नहीं पता है, मैं सही बताऊं आपको तो, ठीक है। लेकिन ये है कि हम अब जो है वो हमें पढ़ना है, तरीका याद रखिए कि राइट जो है निगेटिव होता है लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। राइट को जो है, राइट जो है निगेटिव होता है लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब इसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। और लेफ्ट क्या है, यानी तो ये ग्राफ ध्यान रखिए ना, ये सब मत सोचिए आप, ठीक है, कि ये मार्क्स है तो ये स्टूडेंट है। इतना ध्यान रखिए कि अगर राइट की तरफ जाएगा तो चीजें बढ़ेगी, हो सकता है कल को इसको और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दे आपको, ठीक है। और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो चीजें घट रही है, हो सकता है कल आपको दे दे कि आप रोज सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, 1 महीने तक आप सब्जी खरीद रहे हैं, तो अब आप बताइए कि अगर आपका ये स्क्यूनेस अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा फिर। मान लीजिए आप रोज सब्जी खरीदने जाते हैं और आप अपना ये बेल सर्फ जो है ग्राफ निकालते हैं और इसमें क्या होता है, स्क्यूनेस आ जाता है, ये नॉर्मल नहीं आकर के ये स्क्यूर हो जाता है लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा। पॉजिटिव में आएगा लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, मतलब नेगेटिव में आना चाहिए वो अच्छा होता है। बस आपको ये बस आपको ये चीज समझना है कि राइट की तरफ चीजें बढ़ रही है, क्योंकि क्या होता है कि ये तो मार्क्स है तो हमने इजी बना दिया। मान लीजिए कल ये किसी भी चीज पे पूछा जा सकता है, आपको इस क्वेश्चन को फिर से जरूरी नहीं है कि फिर स्कोर का ही क्वेश्चन पूछा जाए। अभी जैसे मैं सब्जी का पूछी आपसे, तो हो सकता है इस तरह से आपसे किसी और चीज कोई और एग्जाम्पल देके पूछा जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब अगर राइट स्क्यूड लिखा होगा तो वो निगेटिव होगा, लेफ्ट स्क्यूड लिखा होगा तो पॉजिटिव होगा। राइट स्क्यूड में चीजें बढ़ रही है और लेफ्ट स्क्यूड में चीजें घट रही है, बस इतना याद रखिए, बाकी आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैम इसको ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं कि जैसे कि 1 हफ्ते की सब्जी ली यानी कि 7 दिन, ठीक है। अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ रही है, सब्जी हमारे पास बहुत सारी है। और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यानी कि हमारी उसके दाम घट रहे हैं। हाँ, दाम खत्म हो गई हमारे फ्रिज में से सब्जियां। हाँ, तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर राइट की तरफ चीजें जा रही है तो नेगेटिव है, क्योंकि आपको वहां राइट लेफ्ट नहीं लिखा होगा, क्योंकि स्क्यूड हमेशा जो है नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है, राइट लेफ्ट नहीं होता है। वो हमें पता करना होता है कि नेगेटिव कौन सा है, राइट है कि लेफ्ट है, और पॉजिटिव कौन सा है, लेफ्ट है कि राइट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से बिल्कुल पढ़ लीजिए कि राइट हमेशा इसमें नेगेटिव है, राइट को पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन यहाँ नेगेटिव है, लेकिन इसमें चीजें बढ़ रही होती है, और लेफ्ट में जो है चीजें घट रही होती है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है ये, अगर आपको ये समझ में आता है तो, ठीक है। मैम अगर इसमें जो आपने क्वेश्चन वेजिटेबल वाला कैसे एग्जांपल दिया और प्राइस वाला एग्जांपल दिया, अगर उसमें पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो फिर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना वहां, डिक्रीज होगा। प्राइस, वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना कि इस तरफ जो है राइट साइड आपका चीजें बढ़ रही है और लेफ्ट साइड चीजें घट रही है। अगर लेफ्ट स्क्यूड है तो लेफ्ट साइड चीजें घट रही है। मान लीजिए यहाँ स्कोर ये मार्क्स था तो इसीलिए अच्छा था, इजी था, अब मान लीजिए कल को प्राइस पे दे देगा तो ये मैम तो मतलब उससे तो कोई मतलब ही नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नहीं, वो तो मतलब पॉजिटिव स्क्यूड होने के बाद भी वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो तो हम अलग कॉन्टेक्स्ट।
देखिए ये अब ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता है कि इसको राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड को निगेटिव पॉजिटिव क्यों किया हुआ इन्होंने, लेकिन यही है। ठीक है, तो मैम अब इस पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को लेके किस तरह से क्वेश्चन बनेगा रिसर्च केस में? ये क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन है। पिछले साल मुझे नहीं मिला इस क्यूनेस पे क्वेश्चन, तो हो सकता है इस साल आ जाए आपका। तो ये जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले से पिछले साल वाले, मतलब इस बार आपने जून का दिया था ना, जून के पहले जो हुआ होगा, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मिला है मुझे। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, इजी है ना, लेकिन कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन, अगर कोई नहीं पढ़ा होगा तो उसको कितना टफ लगेगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैडम टेस्ट इज इजी आएगा। टेस्ट इज इजी, क्योंकि क्या है कि और अगर यदि निगेटिवली स्क्यूड है तो इसका मतलब क्या है कि सबको ज्यादा नंबर आए हैं। इजी कैसे होता है, जब नंबर ज्यादा आता है तभी तो हम बोलते हैं कि पेपर बड़ा इजी था। ठीक है, और अब जैसे यदि मैं ये आपको पॉजिटिवली स्क्यूड होता तो डिफिकल्ट होता। हाँ, और यदि ये मतलब अगर ये जो नॉर्मल ग्राफ है होता, वो हाँ अगर ये नॉर्मल होता तो इजी या डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, और नॉर्मल होता, जैसे मान लीजिए मैम नॉर्मल मतलब बेल कर्व बन गई, तो ये दोनों बराबर हो जाता ना, ये बीच में क्या होता। और इसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। ये 3m इक्वल होते हैं, ये तीनों मोड निकालिए, मीन निकालिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक ही जगह आएंगे। लेकिन आप इतना इतना मत समझिए, अभी आप इतना मीन मीडियन मोड में मत जाइए। क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से मैंने एक भी नहीं देखा अभी तक में, बस सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड निकालते हैं, बस इतना इतना ध्यान रखिए। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए दे दी ताकि मैं आपको समझा सकूं। कल आपने कहा था ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि उसमें दिया हुआ निगेटिवली स्क्यूड है तो राइट हो गया, राइट की तरफ जा रही है तो चीजें बढ़ रही है, और पॉजिटिवली है तो घट रही है। बस इतना चीज ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नेट के लिए इतना काफी है। ठीक है, इसको निकालते क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे होता है, वो सब नहीं पूछता है नेट में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो क्या होगा, निगेटिवली स्क्यूड है तो क्या होगा। ठीक है, तो राइट किस तरफ जा रहा है तो चीजें बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही राइट की तरफ ही जाते हुए तो बढ़ता है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तभी तो चीजें बढ़ रही होती है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर लेफ्ट की तरफ में आते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते तो क्या होता है, 10 9 8 ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो बस ऐसे याद याद रखिए कि राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ रही है चीजें। निगेटिव होगा, और निगेटिव में नेगेटिव ये स्क्यूड बढ़ होगा। रही है। ठीक है, इतना याद रखिए, बस बस क्वेश्चन आप इसी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उससे ज्यादा जो है नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नेट में क्वेश्चन इससे बहुत कम आते हैं। लेकिन ये है कि कहीं आ गया तो ऐसा नहीं हो। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टफ है बताइए, ये क्वेश्चन टफ है। अगर आपको ये क्वेश्चन ये पता हो कि निगेटिवली स्क्यूड राइट होता है, राइट में चीजें बढ़ रही होती है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि अगर सबको बढ़े हुए नंबर आए हैं, 5 6 7 8 बढ़ के नंबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेस्ट इजी था। ठीक है, मतलब मैम इस तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देखना है बस। हाँ बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मतलब राइट हो रहा है और पॉजिटिव मतलब लेफ्ट हो रहा है। ये ध्यान में रखिएगा बस, कि नेगेटिव में राइट हो रहा है, राइट में चीजें बढ़ रही है, और पॉजिटिव में जो है आपका ये लेफ्ट हो रहा है और चीजें घट रही है। ठीक है, ऐसे भी जब हम 1 2 काउंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में ही तो कम होता है, और राइट साइड जैसे जैसे राइट की तरफ जाते हैं वैसे चीजें 1 2 3 4 जब लिखते हैं तो राइट के साइड ही तो बढ़ते हुए जाता है ना। जी मैम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1, ऐसे ही होता है ना, 2 3, तो हम जब राइट की तरफ जा रहे हैं तभी तो चीजें बढ़ रही है ना। और जब हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 2 1 इधर घटते हुए जा रही है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि नेगेटिवली ये राइट हुआ, अगर राइट की तरफ जा रही चीजें बढ़ रही है, और अगर हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो घट रही है। बस इतना ही याद रखना है। मान लीजिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है और टेस्ट इजी है, ये भी दिमाग में रखिएगा, तो नंबर ज्यादा, ये हमेशा नंबर से डिनोट होता है। तो नंबर, अगर टेस्ट हम इजी कब बोलते हैं, जब सबको, आप लोग 20 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, 30 लोगों में मान लीजिए कि अगर 30 लोग हैं, मान लीजिए 20 लोग ऐसे हैं जिनको एकदम हाईएस्ट मार्क्स आया, 5 नंबर का टेस्ट था, सबको 4 4 4 4 आ गया,
सबको जो है 5 आ गया, कुछ ही लोग थे जिसको 1 या 2 मार्क्स आया। तो क्या बोलेंगे आप, टेस्ट इजी है क्योंकि नंबर्स, बहुत लोगों को नंबर ज्यादा आए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही पढ़ना है आपको। इस क्यूनेस में पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, ये मे भी हो सकता है इस साल क्वेश्चन आए। तो बस इस चीज को ध्यान ध्यान रखिएगा कि स्क्यूनेस मीन्स क्या होता है, राइट स्क्यूनेस मीन्स क्या होता है, लेफ्ट मीन्स क्या होता है, और हम जो है ये कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। बस इतना सा ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, हाँ ये मैं बोल रही थी ना लास्ट वाला। आ गया सबको समझ में स्क्यूनेस? यस मैम। यस मैम, यस। कोई जाएंगे ऐसा हो जिसको अभी तक नहीं समझ में? लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होगा लेकिन प्लस में होगा, ठीक कह रहे हो आप? लेफ्ट जाएंगे, देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं ना, तो राइट की तरफ क्या होता है, बढ़ रहे हैं ना हम, तो हाँ राइट जी। की तरफ चीजें बढ़ेगी। लेकिन वहां पे राइट स्क्यूड नहीं लिखा रहेगा, वहां पे निगेटिवली स्क्यूड लिखा होगा, राइट लेफ्ट नहीं मिलेगा वहां पे। हमें ये समझना होगा कि नेगेटिव का मतलब राइट होता है, तो राइट की तरफ चीजें जा रही है तो बढ़ रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है तो घट रही है। और इसी को अगर हम लेफ्ट से पढ़िए तो ये घट रहा है ना, 3 के बाद 2 आ जा रहा है, 2 के बाद 1 आ जा रहा है, तो ये घट रहा है ना। ठीक हाँ है, जी। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। स्क्यूनेस क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला, ये सब कुछ नहीं जानना है। बस आप जो है निगेटिवली और पॉजिटिवली क्या होता है इसको जान लीजिए आप। ठीक है क्लियर सभी को स्क्यूनेस की? फिर से बताऊं मैं? यस मैम। क्लियर हो गया सबको? राइट का जी मतलब मैम। क्या हो गया? नेगेटिव। चीजें बढ़ रही है मैम, लेकिन वो नेगेटिव स्क्यूनेस हो गया। ठीक है, और राइट की तरफ ज्यादा होगा कि कम होगा अगर स्क्यूनेस राइट राइट की का? तरफ नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ गए, बढ़ेगा। और लेफ्ट की तरफ क्या होगा? डिक्रीज होगा। घट रही है, घट डिक्रीज रहा होगा। है। और उसको क्या क्या, डिक्रीज, और उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलेंगे। और उधर अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर जब हम क्वेश्चन लगाएंगे इसका नेट का, तो हो सकता है फिर से हमारे पास क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा, सारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे वहां पे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से कभी भी यूजीसी नेट में कभी भी डेप्थ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं आपसे डेप्थ में क्वेश्चन, बस सिंपल सिंपल टर्मोलॉजी पे ही आता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन वो घुमा के पूछते हैं। लेकिन जो मैं आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ाई हूँ, वेरिएबल्स पढ़ाई हूँ, उसमें क्वेश्चन बहुत डेप्थ से आते हैं, वो आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना चाहिए। स्टैटिस्टिक के लिए उतना परेशान मत होइए, इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपका पढ़ा हुआ है, आपका समझा हुआ है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको टिक मार्क करने में। लेकिन जो है आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वेरिएबल्स है, रिसर्च स्टेप्स है, इस पे क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछती है यूजीसी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा उस चीज का। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, समझिए आपको। अगर किसी को भी पता है कि निगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो वो उसके लिए ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, फोर्थ वाला मैंने आपको बताया था। फोर्थ में है द टेस्ट इज इजी एंड नीड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अब जैसे आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर यूजीसी हर बार ऐसा होता है, मैं मतलब कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि यूजीसी नेट में अगर 150 क्वेश्चन होता है तो 1 2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो यूजीसी उसको सबका मार्क्स देती है कि नहीं देती है? जब आपका नेट एग्जामिनेशन होता है, जब क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसमें बोलता है ना कि उसमें दो दो क्वेश्चन गलत थे, तो 2 क्वेश्चन का मार्क्स जो है क्या होता है, अगर उनके तरफ से गलती होती है तो वो क्या करती है? मार्क्स दे देती है, हम मार्क्स देते हैं। मार्क्स हाँ, तो ऐड ये हो आपको जाते हैं। मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो किसी को 4 दे, जिसने गलत मतलब जिसने टिक भी लगाया है, या जिसने अगर सबने तो गलत टिक ही लगाया होगा, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो अलग अलग लगाया होगा। लेकिन ये जो 4 नंबर है वो तो सबको मिलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो है मतलब जिसने टिक नहीं किया है उसको भी उसको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो 100% को वो नंबर मिलता है अगर ये गलती यूजीसी अगर एग्जामिनर की तरफ से होता है तो। ऐसा ही होता है ना। तो ये किस लिए होता है? ये नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन।
ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका योगा का ही एग्जाम है, ठीक है। अब आपका MDYA में योगा का एग्जाम 3 बार हुआ, 3 शिफ्ट में हुआ। बच्चे इतने थे कि एग्जाम को जो है हमें 3 शिफ्ट में कराना पड़ा, ठीक है। तो एक हो गया पहला शिफ्ट, एक हो गया दूसरा शिफ्ट, एक हो गया तीसरा शिफ्ट, ठीक है। तो अब पहला शिफ्ट में जो है मान लीजिए क्वेश्चन जो है नॉर्मल आया, ठीक है, और दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना टफ आया, ठीक है, थोड़ा सा टफ आया, नॉर्मल से थोड़ा सा टफ आया, और इसमें तो बहुत इजी आ गया, वेरी इजी आ गया, ठीक है, इसमें बहुत इजी आ गया। तो अब जो है आप लोग तो बोलेंगे ना कि सर जो मैंने पहला वाला जो लास्ट इसका था उसमें तो क्वेश्चन बहुत इजी था, उसमें तो सबको जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, और सबको उसमें जो है 49 48 ऐसे नंबर आ रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन क्योंकि नॉर्मल था तो इसमें जो है मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन में जो उनको नंबर मिल रहे हैं वो आपका मान लीजिए कि 35 मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 30 मिल रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप तो बोलेंगे ना कि ये क्वेश्चन इनका बहुत इजी था तो इसीलिए जो है सॉरी ये क्वेश्चन बहुत इजी था तो इसीलिए जो है जो तीसरे शिफ्ट के लोग थे उनको ज्यादा नंबर आया। आप लड़ेंगे ना इस चीज के लिए कि पहले हमें तो हार्ड क्वेश्चन मिल गया और जो लास्ट शिफ्ट में था उनको इजी इजी क्वेश्चन मिला तो इनके मार्क्स भी इसलिए बहुत अच्छे आए। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हो सकता है कि ये पेपर बहुत इजी था तो हम क्या करेंगे 5-5 नंबर सबके काट लेंगे, ठीक है, ताकि ये टेस्ट जो है नॉर्मलाइज्ड हो जाए। समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन का मतलब? जी मैम। बैलेंस्ड करने के लिए मैम, बैलेंस करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो यही लिखा है द टेस्ट इज इजी एंड नीड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, आ गया सबको समझ में? जी ठीक है, ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया हो? क्लियर है ना सभी को? मुझे समझ नहीं आया, आ? मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताइए? नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ में आया, स्क्यूडनेस नहीं क्या नहीं समझ में आया? नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप लोगों का मैं टेस्ट लेती हूँ, रिसर्च का टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। रिसर्च के टेस्ट में जो है मैं 3 शिफ्ट में कर देती हूँ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ठीक है, 1, 2 और 3। और क्वेश्चन शिफ्ट वाइज है तो क्वेश्चन तो अलग अलग आएंगे ना सबके, एक क्वेश्चन तो मैं दूंगी नहीं, ठीक है, शिफ्ट अलग अलग है और क्वेश्चंस भी अलग अलग है। मान लीजिए शिफ्ट 1 में जो है इजी क्वेश्चन आ गया, शिफ्ट 1 वाले ने एग्जाम देके बोला कि अरे यार क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है, और इनका भी जो है इसी तरह आया, इजी ही आया मान लीजिए। और थर्ड वाले का क्या हो गया, टफ आ गया। थर्ड वाले को लगा कि क्वेश्चन बहुत टफ आया था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें टाइम ना लगा हो, ठीक है। तो अब आप तो मेरे से लड़ेंगे ना कि मैम हम लोगों को आपने जो है इजी इजी क्वेश्चन दिया, जो थर्ड बैच है वो तो मेरे से बोलेंगे ना कि मैम आपने तो जो है फर्स्ट और सेकंड वाले को बहुत इजी क्वेश्चन दिया, हमारा क्वेश्चन पेपर तो बहुत टफ था। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ ना कुछ उसमें नॉर्मलाइजेशन करूंगी ना, तो मैं उसमें आपका मार्क्स डिडक्ट कर लूंगी कि चलो जो है थर्ड ये जो इजी वाला पेपर आया था, ठीक है, उनके मैं 5-5 मार्क्स जो है कट कर लेती हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स का कट करने से थर्ड वाले को फिर ऐसा लगेगा ना कि चलो उनका पेपर इजी था लेकिन मैम ने 5 नंबर उनके कट कर लिए, जी, तो इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ओके मैम। ठीक है। या फिर मैम जिनका जो टफ था उनके 5 मार्क्स बढ़ा दीजिए। हाँ, वो भी यानी तो same ही जिनका हो गया। टफ था, हाँ, नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये भी है कि जिनका टफ था उनका 5 नंबर में बढ़ा दूं, ये भी सही है, ठीक है। मतलब इन तीनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है इसको जो है मुझे नॉर्मल कंडीशन में लाना है ताकि मेरे से लड़ाई ना करे। तो इनके लिए अभी क्या हुआ, जैसे कि क्या क्या था, जो रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए हमेशा फाइट चलते रहती है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, आप लोग नेट का एग्जाम देते हैं आपको पता होना चाहिए, आप लोग जब फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी अभी ये केस ये हाई कोर्ट में ये केस बहुत ही डेली न्यूज में आ रहा था, जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी कैंडिडेट को मिलता है या एसटी कैंडिडेट को मिलता है, एससी, तो उसके लिए फाइट चल रही थी ना अभी। जी तो गवर्नमेंट में इसका वे आउट क्या निकाला,
इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या किया, बताइए। अभी जो फाइट चल रही थी वो भी नॉर्मलाइजेशन ही हुआ कि ये रिजर्वेशन के हम खिलाफ है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, जो लोग गरीब है उसको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक और कोटा निकाल दिया। क्या है EWS कोटा, ईडब्ल्यूएस, वेरी गुड। ठीक है, कि जो भी ईडब्ल्यूएस के कोटा में आएगा, ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस निकाल के क्या किया उन्होंने, मैम उन्होंने इकोनॉमिकल नॉर्मलाइज वीक किया। सेक्शन, हाँ? मैम क्या है इसकी फुल फॉर्म, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन? नहीं नहीं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ओके ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ, जो जनरल वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो गरीब है, इकोनॉमिकल वीकर है, ठीक है, उनकी आय कम है, तो उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो उससे उन्होंने क्या किया, नॉर्मलाइज कर दिया ना। जी मैम। ये जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाके उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन के लिए जो बार बार झगड़ा लड़ाई हो रहा था कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो जनरल वाले फाइट कर रहे थे कि हमारे लिए भी होना चाहिए, जो गरीब है, जो जनरल है लेकिन गरीब है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कोटा लेते आया वो कि ईडब्ल्यूएस कोटा में जो है, जो जनरल क्लास में आता है और ईडब्ल्यूएस है, अब मुझे पता नहीं है कितना इनका एनुअल, मतलब इनका कुछ एनुअल ये होता है, एनुअल सैलरी पे डिपेंड करता है कि इनकी एनुअल इनकम कितनी है। तो उस बेसिस पे जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में ये आते हैं अपने एनुअल इनकम के वजह से। ठीक है, मैम 10,000 है शायद, हाँ 10,000 है शायद, नहीं, एनुअल 10,000 नहीं होता, 10,000 तो बहुत कम हो गया। 1 लाख समथिंग हो। हाँ, जो भी होगा, तो गवर्नमेंट ने उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लेते आए। ईडब्ल्यूएस आपका यूजीसी नेट में भी आता है, ईडब्ल्यूएस कोटा। ठीक है, मैम ईडब्ल्यूएस में यही होता है कि आपकी 1 लाख से कम इनकम है तो। अच्छा, अब मुझे इनकम तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि एनुअल इनकम अगर आपकी 1 एनुअल लाख से इनकम कम है। कुछ, हाँ, अगर आपकी एनुअल इनकम कुछ कम होती है तो आपको ईडब्ल्यूएस बेनिफिट मिलता है। और इक्विवेलेंट टू ओबीसी ही है शायद, ये भी नेट का रिजल्ट भी आता है, तो शायद ईडब्ल्यूएस का वेटेज उतना ही होता है जितना ओबीसी का रहता है, या फी वगैरह भरने में जितना ओबीसी को मिलता है 500 या 700 जो भी होता हो उतना ही ये ईडब्ल्यूएस। भी ये मतलब इसमें वो भी देखी जाती है, लैंड भी देखी जाती है कि आप मतलब झोपड़पट्टी टाइप कुछ होना चाहिए, इतना लैंड चलता है उनका, कुछ वो अच्छा, भी देखा जाता है। हाँ, मतलब जो भी हो, तो इसको क्या करने, इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए ही तो ये सब हुआ है ना। उसी तरह टेस्ट को भी नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, -5 या +5 कर देते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको समझाई। नॉर्मलाइजेशन यही है, चीजों को नॉर्मल करना। ठीक है, ताकि फाइटिंग नहीं हो, ठीक है, ताकि सबको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, समझ गए आप लोग। जी यस मैम। मैम। चलिए, अब क्या बचा आपका, हाँ, स्क्यूनेस क्लियर हो गया। देखिए, कर्टोसिस है आपका, कर्टोसिस। देखिए, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पहले। देखिए, कर्टोसिस क्या होता है। अब मान लीजिए किसी को मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा ना मार्क्स के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बीच वाला जो है ग्राफ, कोई मतलब किसी को जो है बहुत ज्यादा नंबर आ जाए। ठीक है, मान लीजिए किसी एक को जो है, मतलब टेस्ट इतना इजी था कि बहुतों को, एवरेज स्टूडेंट जो है उसको अगर ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, तो आपका ये बेल कर्व कैसा होगा, एक पॉइंट पे बिल्कुल ऊपर भागेगा। मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सिर्फ स्क्यूनेस ही हो। जब भी अगर ग्राफ आएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता है सिर्फ आरा तिरछा ही हो, स्क्यूनेस ही हो। कर्टोसिस क्या होता है, जब कर्टोसिस का मतलब होता है छोटा बड़ा, हो सकता है कि बीच वाला जो ये जा रहा हो, मान लीजिए 5 नंबर का टेस्ट था और 3 नंबर जो है बहुत कैंडिडेट को, मान लीजिए कि 6 लोग थे ना हमारे इसमें, ठीक है, 6 स्टूडेंट थे, मान लीजिए, ठीक है, 6 स्टूडेंट थे और उनका जो है टेस्ट कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का था। तो मान लीजिए कि 6 में से जो है 4 लोगों को 3 नंबर आ गया, तो ये ग्राफ क्या होगा, ये बिल्कुल भाग जाएगा ना ऊपर ऐसे। जी मैम।
ठीक है, ये बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे 6 लोगों में से 5 लोगों को जो है 3 नंबर आ गया, तो ये बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा ना। अभी तो मैं मैम ये एग्जाम अभी सेल शेप नहीं बना रहा, अभी वी शेप बना रहा है क्या, अपोजिट वी शेप? नहीं अभी भी से एक्चुअली क्या है ना, ये इसमें पेन चलने में बहुत दिक्कत होती है इसमें। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि कभी क्या हो सकता है कि बहुत लंबा बन सकता है आपका, कभी हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे बने कि सबको बिल्कुल समान नंबर आए हो, किसी को 1 आया हो, किसी को 2 आया हो, किसी को 1 आया हो, फिर किसी को 2 आया हो, फिर किसी को 1 आया हो, फिर किसी को 2 आया हो। इस तरह से अगर बनेगा तो एक लाइन जैसा बन जाएगा ना। मान लीजिए एक ही नंबर 1 से 5 नंबर का एग्जाम था और कैंडिडेट को 4 और 3 4 5 नंबर आए ही नहीं, सिर्फ 1 2 नंबर आए, तो ये छोटा सा बनेगा ना फिर। जी जैसे मैम। अभी हमारा जो ये बेल कर्व है, इसको हम बेल कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 1 से 5 मार्क्स का पेपर है और 4 और 5 नंबर नहीं आ रहे किसी को, सिर्फ 1 2 3 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 नंबर में ये ऊपर जाएगा, ये कहीं से भी ऊपर जाएगा? नहीं। नो मैम, नो। नहीं जाएगा ना। तो एक ये हो गया कि जो सबसे छोटा है, ठीक है। एक हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट को जो है मतलब अगर 6 स्टूडेंट है तो 4 लोगों को या 5 लोगों को 3 नंबर आ गया हो, ठीक है। तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा ना फिर, जी मैम। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इससे थोड़ा सा छोटा हो, ये जैसे कि बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट हो सकता है कि ये फ्लैट वाले से भी जो है थोड़ा नंबर जो है बढ़ा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ग्राफ सिर्फ आरा और तिरछा ही नहीं होता है, अगर तिरछा होता है तो इसको स्क्यूनेस बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी को बहुत कम नंबर आ गए या किसी को ज्यादातर नंबर स्टूडेंट को ज्यादा नंबर आ गए, तो छोटा बड़ा भी होता है। आपका जो ये बेल कर्व है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सिर्फ स्क्यूनेस नहीं है, इसको कर्टोसिस बोलते हैं। जब आपका बेल कर्व जो है छोटा बड़ा होता है तो उसको कर्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। मैम ये पर दिखता बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा होता है वैसे ही दिखता है, बस ये होता है कि जब एक्सट्रीम वैल्यूज होती है तो उस वजह से वो शेप चेंज हो जाता होगा, या तो ऊपर बिल्कुल या बिल्कुल नीचे, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, जैसे कि ये तिरछा जा रहा है ना स्क्यूनेस में, इसमें भी शेप चेंज हो रहा है बेल कर्व का, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, आपका छोटा बड़ा हो रहा है, इसमें तिरछा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर, बहुत लोगों को जो है एक ही नंबर आ गया, तो ये बिल्कुल ऊंचा हो जा रहा है, ठीक है। और उसी क्लास में एवरेज नंबर आ गया, मान लीजिए कि 1 से 5 नंबर का एग्जाम था और उसमें जो है किसी को 1 आ रहा है, किसी को 2 आ रहा है, फिर किसी को 1 आ रहा है, फिर किसी को 2 आ रहा है, तो ये बिल्कुल फ्लैट टाइप का हो गया। और फिर ये उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, जो फ्लैट है उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो आपका कर्टोसिस यही होता है, जब छोटा बड़ा बेल कर्व होता है ना, तो जब ये डेटा पॉइंट्स जो है आपके, जब डेटा पॉइंट्स में जो है छोटा बड़ा होता है तो उसको कर्टोसिस बोलते हैं। और जब आरा तिरछा होता है लेफ्ट राइट, तो उसको जो है हम स्क्यूनेस बोलते हैं, यस। ठीक है। बस इतना ही समझना है आपको अभी। मीन्स मैम जो कंटिन्यू अप डाउन चलता रहेगा वह कर्टोसिस है। और हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये जो है आपका कर्टोसिस है और ये क्या है, स्क्यूनेस है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये क्लियर हो गया सबको, कर्टोसिस और स्क्यूनेस। बस आपको इतना ही समझना है और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। बस क्या होता है ये जान लीजिए। कर्टोसिस का तो अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं देखी, जब भी देखी हो तो स्क्यूनेस का ही क्वेश्चन देखी हो, ठीक है। और एक बात, ये जो सबसे छोटा जो फ्लैट होता है उसको प्लेटी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्लेटी कर्टोसिस, ये लिखा हुआ है, मैं लिख के दी सर स्लाइड्स में लिखा हुआ है। कल आपने बताया था प्लेटिकटोसिस, मेसो एंड वेरी लेप्टोकर्टोसिस। गुड। प्लेटी, मेजो और लेप्टो, ये 3 तरह का होता है। जो सबसे ये जो बिल्कुल इस तरह का शेप का होता है उसको प्लेटी बोलते हैं, जो मिडिल शेप का होता है उसको मेसो बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको जो है हम लेप्टो बोलते हैं, ठीक है। मैम इमेजेस होंगी क्या इसकी? हाँ इमेजेस आपको ना अभी मैं दिखा, ये क्लियर हो गया ना सबको? जी मैम। अब किसी को कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो है नहीं नहीं समझ में आ रहा है? तीसरा कौन सा टाइप बताया आपने, प्लेटी, मेसो और लेप्टो कर्टोसिस, ठीक है।
पूछ रही थी, जो नॉर्मल स्क्यूनेस होता है तो उसको भी कर्टोसिस बोल सकते हैं क्या फिर आप? नॉर्मल स्क्यूनेस होता है, नहीं नहीं नहीं, कर्टोसिस मतलब हो गया छोटा बड़ा, और ये आपका जो स्क्यूनेस हो गया वो हो गया आरा तिरछा। ओके ओके। ठीक है। मैम अगर इमेजेस है तो एक बार इमेज दिखा दीजिए। हाँ हाँ, मैं बस दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए इमेज जो है आपका, मैं दिखा देती हूँ, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि वो मतलब बस एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये आपको, ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो कर्टोसिस और इसके लिए नहीं दिया हुआ गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है ना। ये देखिए बीच का जो है आपका, ये बराबर है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। देखिए ये नॉर्मल दिया हुआ, लिखा हुआ भी है ऊपर नॉर्मल में। तो इसमें क्या, जो डेटा एनालिसिस करना है, जो मेरा डेटा आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है, ये इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। पहले हम जो है हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये जैसे आपका ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो इसके पिक पॉइंट है, ये देखिए, उसको जो है हम ऐड कर, मतलब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यही लाइन जब नॉर्मल होता है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए ये राइट साइड से अब थोड़ा सा स्क्यूनेस है ना इसमें, मैम नेगेटिव स्क्यूड है ये। निगेटिव है, वेरी गुड। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मैम इसमें भी राइट साइड से दिख रहा है थोड़ा स्क्यूड। ये नेगेटिव होगा। ये आपका जो है, ये राइट साइड थोड़ा से लेफ्ट साइड से है आपका। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो यहाँ पॉइंट है, ये यहाँ पे देखिए, ये इससे थोड़ा बड़ा है। देखिए ये हाँ छोटा है। मैम, हाँ जी, पॉजिटिव में होगा ये। ठीक है। तो ये जो है आपका, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जो है आपका, ये लेफ्ट साइड से हो रहा है। तो लेफ्ट साइड से क्या होगा, कौन सा स्क्यूड होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ठीक है, स्क्यूड। पॉजिटिव, ये होगा। और अगर ये जो है आपका, देखिए ये है ना लेफ्ट साइड से, तो वो आपको देखना होगा कि स्क्यूड जो है किधर से हो रहा है। तो देखिए इधर से वैल्यू कम आ रही है, इधर से वैल्यू ज्यादा जा रही है। ठीक मैम है। तो ये स्क्यूनेस, ऐसे, ये देखिए ये मैम ग्राफ जो मैं क्वेश्चन तो आपको, ऐसे, हाँ सॉरी हाँ मैम, बताइए मैम बताइए। क्वेश्चन ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में आएंगे और हमें बताना पड़ेगा कि वो नहीं नहीं, पॉजिटिव है पिक्टोरियल नेगेटिव है कुछ भी ऐसे। पिक्चर बना के नहीं मिलेगा आपको। बस आपको अपने इमेजिन करना होगा कि स्क्यूनेस किधर है, राइट में है या लेफ्ट में है। आपको कोई फोटो नहीं मिलेगा वहां पे। जो क्वेश्चन में अभी आपको दिखाई थी, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, तो अब क्या होगा आंसर आपका। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। और मुझे लगता है कर्टोसिस का जो है, कर्टोसिस के लिए मैं कैसे बताऊं आपको, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है, आप, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है। ये एक्चुअली सैंपल साइज का है, ये जो एग्जांपल है हम ना, ये ये समझ आप, गए मैम, मतलब वो तो हाँ, आपके डायग्राम से समझ गए थे, समझ गए वो। समझ में आ गया ना आपको। तो यस ये जो मैम। है स्क्यूनेस यही हुआ आपका। बस राइट लेफ्ट याद रखिएगा कि पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, राइट है नेगेटिव है, लेफ्ट है पॉजिटिव है। ठीक है। राइट है तो ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, लेफ्ट है तो कम नंबर जा रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ पे भी ऐसे ना, हम क्योंकि जब भी लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो जब भी राइट की तरफ जाएगा मतलब ज्यादा है, और राइट से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो कम है। ठीक है। तो ये आपका, इससे ज्यादा स्टैट्स में मैं नहीं देखी हूँ पूछते हुए। स्टैट से बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अंदर से कहने का मतलब है कि अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है या इसको क्या होता है, ये सब आपसे जो सेंट्रल थ्योरम है या जो आपका फॉर्मूलाज वगैरह है, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाता है आपसे। ऐसा क्वेश्चन मैं कभी नहीं देखी हूँ कि जिसमें फॉर्मूला पूछा गया हो, या स्टैट से बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है आपका। जब भी डेप्थ क्वेश्चन आता है तो आपके रिसर्च डिजाइन से आता है, रिसर्च क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से आता है, बेसिक अप्लाइड से आता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पता हो कि घुमा के ऐसे ऐसे पूछते हैं कि जिससे आपको सोच सके, आपका क्रिटिकल एनालिसिस हो सके। ठीक है।
तो ये सब कुछ भी नहीं आता है आपका, जेड स्कोर ये सब कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी जो है कल मैं आपको बता दी थी कि आपका मीन, मीडियन, मोड, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। बस आपको मैं ये समझाना चाह रही थी कि अगर सैंपल दिया हो तो स्टैटिस्टिक होगा, जब हम एज ए होल पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो पैरामीटर मीटर बोलेंगे। स्टैटिस्टिक जो है दो तरह का है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स है, और एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको बता दी थी, जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जब डेटा बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, मीन, मीडियन, मोड लगाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल में सॉरी स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। और जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं या कुछ एस्टिमेशन लगाते हैं तो वो देखिए क्वालिटी वो करते हैं क्या हम, आप कह रहे हो ना इसमें कि इसमें डेटा करते हैं। नहीं और नहीं, दूसरे देखिए तो डिस्क्रिप्टिव में, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में यहाँ पे मत ये कीजिए, ठीक है। क्वालिटेटिव हो या देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च को भी हमें क्वांटिटेटिव बनाना पड़ता है, नहीं तो हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। उसको भी हमें, लेकिन आपको समझना ये है कि इसका एक प्रोसीजर होता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक डिफिनिट टेस्ट होता है उसको लगाने के लिए। लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल या ये कुछ नहीं होता है कि जिससे जो है कुछ टेस्ट होता है। जैसे मैं आपको रिलायबिलिटी और उसमें पढ़ाई थी ना, कि अगर कोई क्वालिटेटिव ये है तो रिलायबिलिटी में आपको मैं पढ़ाई थी ना कि उसका रिलायबिलिटी कैसे निकाल, मान लीजिए कि वो स्केल ही डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो स्केल डेवलपमेंट में भी तो पहले हम कुछ क्वालिटेटिव चीजें लेते हैं, बाद में उसको क्वांटिफाई करते हैं ना। तो आपका डेटा यहाँ पे क्वांटिटेटिव और ये मत समझिए कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है वो क्वांटिटेटिव है और जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक है वो क्वालिटेटिव है। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझना है, फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर पढ़ा था हमने। दो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो नल हाइपोथेसिस टेस्ट हमेशा किस पे होता है, रिजेक्ट या फेल टू। वो आपने यहाँ पे अभी पढ़ाया नहीं है, नहीं पढ़ाया मैंने, एरर्स वगैरह कहाँ पढ़ाया है? नहीं वाला नहीं पढ़ाया आपने। नहीं एरर्स का वो मैं एक क्लास हूँ, उसके बाद मैं बोली NHS थी कि मैं स्टैट्स पढ़ा दूंगी, तब फिर मैं आपका इसको कंप्लीट करूंगी, क्योंकि उस दिन आपको NHST का कोई भी पार्ट हमने शायद अभी टच नहीं करा है। नहीं, एक दिन तो मैं क्लास ली हूँ, मुझे जहां तक याद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट, कंपाउंडिंग डिफरेंट, ये देखिए इसमें भी क्या है कि देखिए ये अल्फा बीटा जो दिया हुआ है, ये अल्फा हम जो है टाइप 1 एरर के लिए यूज करते हैं और ये बीटा जो है हम टाइप 2 एरर के लिए यूज करते हैं। मुझे याद है मैं एक दिन बताई, मैं आकांक्षा का और प्रियंका जी का एग्जांपल देके ही बताई थी कि जब हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो, ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी जो है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तब वो टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। और जब हाइपोथेसिस फॉल्स हो और फेल टू रिजेक्ट, मतलब रिसर्चर को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो हमें जो है वो बीटा होता है और उसको टाइप 2 एरर बोलते हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ाई हूँ आपको, लेकिन मैं एक क्लास ही ली थी। मैं बोली थी कि आप लोगों को शायद उस दिन समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं बोली कि चलिए मैं थोड़ा और पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी क्लास ले लूंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा आप मत समझिए, ठीक है। बस इतना समझिए कि टाइप 1 एरर को ही अल्फा एरर बोलते हैं, टाइप 2 एरर को जो है हम इसको बीटा एरर बोलते हैं। जब मेरा नल हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हमेशा हम नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं, कभी भी हम टेस्टिंग हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते बताइए। अब आपका रिसर्च की बहुत सारी क्लासेस हो गई, क्योंकि ताकि मतलब हम ये दिखा सकें, नल हाइपोथेसिस पे लगाएंगे तो अगर गलत भी आ जाएगा, टू टेल हो जाएगा वो। अगर गलत भी आ जाएगा तो हम मतलब ये शो कर सकते हैं कि मैंने तो गलत ही वो उसका अपोजिट ही लिया था, जो रियलिटी में मैं चाहती हूँ रिजल्ट उसका अपोजिट ही मैंने सोचा था, मतलब उसको अच्छा तो फिर रिसर्चर का कौन सा हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है? रिसर्चर का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके रिसर्च में कि रिसर्चर का हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, ये रिसर्चर का हाइपोथेसिस नहीं है, इसलिए टेस्ट हम इसमें लगाते हैं और इसको रिजेक्ट करते हैं या फेल टू रिजेक्ट हो जाता है,
ठीक है। तो हाइपोथेसिस जब भी हम ये नल हाइपोथेसिस पे टेस्टिंग होती है, और हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट, मतलब जैसे कि मैं आपको 2 बहनों का एग्जांपल बताई थी, ठीक है, तो वो दोनों बहनें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं क्या की, मैं उसको ट्रू कर दी। तो ये तो बड़ा अपराध हो गया ना, ये सबसे बड़ा एरर होता है जो अल्फा एरर होता है, कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था, फिर भी मैं उसमें जो है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी अपने इसमें लेकर के कि मैं जो है उसको सही सही जो मेरा जो नल हाइपोथेसिस था वो सही था, लेकिन फिर भी उसको जो है मैं रिजेक्ट कर दी। ठीक है। नल हाइपोथेसिस होता क्या है? देखिए, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च जब करते हैं ना, जब सर्वे वगैरह करते हैं या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, तो हमें हाइपोथेसिस बनाना बहुत जरूरी नहीं होता है, उसमें हम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस बनाना मैंडेटरी होता है, जरूर बनाना पड़ता है। ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हैं अपने रिसर्च के बारे में। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको पहले से एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है। हाइपोथेसिस को टेंटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। आप क्या सोच के वो रिसर्च कर रहे हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका हाइपोथेसिस होता है, और आप जो सोच रही हैं, मान लीजिए जैसे मैं सोच रही हूँ कि योगा तो डिप्रेशन पे काम करेगा, या योगा तो डायबिटीज वाले पे काम करेगा, तो आपको सोच करके अपना रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं ना, यही हो रहा है ना। आप जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो आपका थिंकिंग होगा ना, वेरिएबल के बीच में कुछ तो रिलेशन निकालेंगे आप। जो आपके 2 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक रिलेशन तो निकालेंगे ना आप। तो जो रिलेशन निकालेंगे वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, कि हाँ, डायबिटीज वाले पे, जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें योगा काम करेगा। ठीक है, या जो डायबिटीज में इंसुलिन बन रहा है, उस पे जो है अगर ये आसन देंगे तो उसमें योगा काम करेगा। कुछ ऐसा ही सोचा होगा ना आपने। आप जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो 2 वेरिएबल के बीच में क्या करते हैं, यानी तो जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च होता है, यानी तो वो काउजल होता है, काउजल इफेक्ट देखते हैं उसमें। तो हम योगा दे रहे हैं, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा एंजाइटी है, तो हम ये सोच रहे हैं ना कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करेगा, ऐसा ही सोच के हम रिसर्च करते हैं ना। तो उसके लिए हमें एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है, उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बारी क्या होता है कि ये पेपर, मतलब मान लीजिए कि जो मैं सोच रही हूँ, अब एज अ रिसर्चर तो सब कुछ रिसर्चर के हाथ में होता है ना। आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं ये तो काम किया था, आप जबरदस्ती कोई रिजल्ट निकाल के बोले नहीं ये तो हुआ था, तो इसमें इसीलिए इसका टेस्टिंग होता है। ठीक है, टेस्टिंग होता है, और उसमें जो है उसमें देखा जाता है कि उसमें कौन सा एरर है, अल्फा एरर है या बीटा एरर है। उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, उसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को इंफेरियर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक इसी को बोलते हैं जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने हाइपोथेसिस को जबरदस्ती प्रूफ कर दे रहे हैं, आपका योगा नहीं काम किया और हम जबरदस्ती प्रूफ कर रहे हैं नहीं मेरा तो किया है, तो इसका टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम पहले ऐसा रिसर्च में कुछ गड़बड़ नहीं हो, जो रिसर्च हो रहा है वो सबके लिए जनरलाइज हो, ट्रू हो, सही हो, तो हम जो रिसर्चर का हाइपोथेसिस है, जो रिसर्चर सोच रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो जबरदस्ती इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो बोल रहा है कि नहीं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 वर्ड बताई थी ना मैं आपको, देखिए ये वर्ड बार बार रिसर्च में आता है, इसीलिए मैं आपको रिपीट करती हूँ। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे पर्टिकुलर किसी हाँ, आदमी का, स्पेसिफिक आदमी का, और ऑब्जेक्टिव जो सबके लिए मतलब कॉमन। तो सब्जेक्टिव थिंकिंग क्या होता है कि अब मान लीजिए एमडीवाई में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और मैं तो सब्जेक्टिव टीचर, मतलब मैं सब्जेक्टिव थिंकिंग चल रही है कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा सब्जेक्टिव है ना, कहीं रैंकिंग होगा तो मुझे क्या लगेगा, ये मैं सब्जेक्टिव से सोच रही हूँ। अगर मेरी ऑब्जेक्टिविटी होगी तो उसमें क्या होगा,
उसमें जो है सबका एक प्रॉपर टेस्ट होगा, फिर आप सबसे फीडबैक लिया जाएगा, तभी तो ऐसा होगा ना। तो सब्जेक्टिव थिंकिंग क्या होता है, जो मैं सोच के रिसर्च कर रही हूँ कि जो मैं मॉड्यूल बनाई वो तो बहुत अच्छा है, वो तो जरूर काम करेगा, उस बुक में ऐसा, मतलब मैं जबरदस्ती उसको प्रूव करने में लगी हूँ, ऐसा है नहीं। रिजल्ट मेरा ऐसा शो नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके ही हमें पता लगता है कि इसमें रिसर्चर कहीं पे मतलब टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। आपको जो फोकस करना है, एक चीज काम कीजिएगा आप, जितने भी जो है आपको मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारे नाम है, कंफाउंडिंग वेरिएबल के भी बहुत सारे नाम है, उन सब का सिनोनिम नोट डाउन करके रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बारी जो है क्वेश्चन पेपर में वो वेरिएबल तो लिखा रहता है, उसका सिनोनिम तो दिया रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये इंडिपेंडेंट का सिनोनिम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का है। तो एक सिनोनिम गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो जैसे उसको आउटकम वेरिएबल भी बोलते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमें। अब मान लीजिए वहाँ पे आउटकम होगा तो क्या 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 करेंगे आप, आपको तो पता ही, आप तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर है, आउटकम वेरिएबल पढ़ा ही नहीं आपने क्या होता है। तो सिनोनिम जरूर से निकाल लीजिए, जितने भी वेरिएबल है, जितने भी आपके जो है जो आपका बहुत सारे जो रिसर्च भी है ना, उसका भी अलग अलग नाम है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। हालांकि हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो बाकी इसमें आपको बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आता है कि इफेक्ट साइज क्या है, पी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। ये सब जो है वो जब हम जब रिसर्च करते हैं तो ये सब हमें पढ़ना होता है। कोहेरेंस डी क्या, ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब पे क्वेश्चन नहीं बनता, इतने डीप में क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें। क्वेश्चन डीप में मैं आपको बता दी कहाँ से बनता है, वो सब आप देख लीजिए। नरेटिव रिव्यू क्या है, सिस्टमेटिक क्या, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सब क्लियर है ना आपका? सुन पा रहे आप लोग? जी मैम। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, उसको सॉल्व करेंगे हम। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया था उसका। तो ये सब आपको एक बार फिर से बस मैं चाहती हूँ कि अगर नहीं भी पढ़ के जाए तो एटलीस्ट आप जो है ना, आपको वो एग्जाम्पल याद रहे उस समय। ठीक है, आप अगर नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उस समय एग्जाम्पल याद रहे, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल दी हूँ सब में उसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो नेट का क्वेश्चन आता है वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला आता है, होता है ना, सोचना पड़ता है। वहां पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, योगा की तरह नहीं है कि जैसे हमने पढ़ लिया तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना होता है। पेपर 1 में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दिया होता है, अगर आप नहीं समझेंगे पेपर 1 तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, सभी को क्लियर है? जी मैम। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको कुछ ये बता दूंगी जो अभी तक हमने पढ़ना चाहिए था, जो नेट एग्जाम में आया है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, तो वो कल मैं खत्म कर दूंगी। फिर अब जब भी हमारी क्लास होगी तो हम रिसर्च क्वेश्चन ही करेंगे, जो यूजीसी नेट में कैसा रिसर्च क्वेश्चन आता है। तो इससे आपको भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, और डेली हम अब रिसर्च क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। जो हमारा यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है उसी क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए चलिए प्रेयर करते हैं, क्लास ओवर करते हैं। मनीषा जी मैम। चलिए करवा दीजिए प्रेयर आप। हाँ चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान या ध्यान मुद्रा, प्रार्थना के लिए तैयार। एक लंबी गहरी श्वास के साथ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम मैम। एक्सक्यूज मी मैम ये आपने शायद मतलब जो गलत मेल पे भेजा था, आप प्लीज वो भेज दीजिएगा ना, ये वाले नोट्स जो हैं। हाँ अब तो देखिए सारे ये complete नोट्स, हो हाँ गए। ये मेरे तरफ से भी ये नोट्स के लिए एक्चुअली क्या हुआ, बीच बीच में मुझे आपको बताने के लिए कुछ कुछ नए मुझे स्लाइड्स लगाने पड़ रहे थे। ये स्लाइड्स कंप्लीट है। इनफैक्ट इस स्लाइड में जितना मैं पढ़ाई हूँ उससे ज्यादा ही दिया हुआ है। तो ये सारा स्लाइड्स जो है मैं आज राहुल जी को भेज दूंगी, वो आपको भेज देंगे ग्रुप में। हमें ठीक है? जितना पढ़ना है वो वाला उतना मतलब एक बार आप, ठीक है, जो स्लाइड्स जो नहीं पढ़ना है उसको मैं डिलीट क्योंकि करके उसके बाद आपको भेज दूंगी। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि मतलब बीच बीच एग्जाम में पर्पस से कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वरना मतलब जैसे ऐसे हाँ हाँ बहुत कुछ नहीं 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 बीच बीच में एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ नए स्लाइड्स में बना के डाली थी आपको समझाने के लिए। तो आज मैं भेज दूंगी और राहुल जी को बोल दूंगी कि आपको जो है वो स्लाइड्स भेज दे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। हरिओम मैम। हरिओम हरिओम।